अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था, जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। हमारा टॉपिक है स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा लास्ट टाइम यहाँ तक हो गया था, पोस्ट वर्क की ट्रीटमेंट के लिए तक हो गया था हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा बिहेवियर ऑडिट क्या होता है। इसमें हम बेसिकली चेक करते हैं, हम बेसिकली वर्क प्लेस है हमारे पास, उसका हम वॉक अराउंड करते हैं, हम इंस्पेक्शन करते हैं। जिस तरह इंस्पेक्शन की जाती है वहाँ लोगों को चेक किया जाता है, जनरल जो सा एनवायरनमेंट और जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस को लोग काम कर रहे हैं उसके मुताबिक के नहीं कर रहे। लोगों का बिहेवियर चेक किया जाता है कि वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान। इसमें हम एक प्लान बनाते हैं, कंप्लीट इंडस्ट्री का प्लान, जिसमें क्या होता है व्हीकल मूवमेंट, फोकलिफ्ट के मूवमेंट के लिए कौन सा एरिया स्पेसिफाई किया जाता है, और जो डिफरेंट रूट्स होंगे डिफ़ाइन किए जाएंगे स्मॉल व्हीकल्स के लिए, लार्ज व्हीकल्स के लिए। और मसलन मेनली दो तरह के व्हीकल्स में डिवाइड किया जाता है। डीजल व्हीकल को अलाउ किया जाता है इन प्लांट पे, वो काम कर सकते हैं इन प्लांट, और जो पेट्रोल व्हीकल है नॉट अलाउड टू इन प्लांट। इग्निशन पर्पसेस के लिए जो से पेट्रोल व्हीकल्स को अलाउ नहीं किया जाता कि वो वर्क कर सकें ऑन प्लांट साइट। अच्छा, उसके बाद डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग के रूल्स को फॉलो करने के लिए मेनली उसमें लिमिट दी जाती है कि प्लांट एरिया पे कितनी स्पीड मेंटेन की जा सकती है और ऑफिस एरिया में कितने पर आवर स्पीड मेंटेन की जा सकती है। तो मिनिमम जो स्पीड है वो इसे मतलब रेंज है 20 किलोमीटर से कम होनी चाहिए प्लांट एरिया में, 20 किलोमीटर पर आवर, और इन ऑफिस एरिया 30 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल 3 वर्ड्स गैप, इसको कहते हैं 1001, 1002, 1003 टेक्निक। 3 वर्ड्स गैप कहते हैं इसको टेक्निक के एक व्हीकल का उसे जो बैक साइड पे व्हीकल है उसका जो डिस्टेंस है वो 3 वर्ड्स गैप होना चाहिए। सेफ डिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड ऑन स्पीड, लेकिन जिस तरह ही अगर किसी की स्पीड ज़्यादा है किसी व्हीकल की तो उसको उतना ही दूर रहना चाहिए अपने नेक्स्ट वाले व्हीकल से। तो ये एक सेफ लिमिट है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन के व्हाट आर द वर्ल्ड डेंजरस गैसेस कौन कौन सी हैं जो प्लांट पे वर्ल्ड डेंजरस है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक हाइड्रोजन सल्फाइड है और अमोनिया। ये 3 बेसिक गैसेस हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। किसी भी वर्क साइट पे हमें इन 3 गैसेस को हमें बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए इन गैसेस का, या मिनिमम से मिनिमम इनकी हमने क्वांटिटी को हमने रखना चाहिए प्लांट साइट। अब इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S को कहते हैं केमिकली। इसके 2 टाइप्स ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में इनको यूज़ किया जाता है। मसलन जो हमारे पास ओमान में, दुबई में, इन कंट्रीज़ में जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं बेसिकली, इनमें ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में H2S बहुत ज़्यादा होती है। इसमें एक्सप्लोरेशन के लिए इसमें इन इंडस्ट्रीज़ में होती हैं। जब एक्सप्लोर करते हैं, नीचे से निकालते हैं, ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो तब भी हमारे पास H2S निकलती है बहुत ज़्यादा। और जब पेट्रोल को रिफ़ाइन कर रहे होते हैं उस वक्त भी। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2S के नेम्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट नेम, 3 नाम बता दें H2S के कौन कौन से थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 बता दें, 4 बता दें, ठीक है। इसको फ्लेमेबल गैस भी कहते हैं, टॉक्सिक गैस भी कहते हैं, साइलेंट किलर भी कहते हैं, और किलर गैस भी कहते हैं, स्वैप गैस कहते हैं। इसके ये 5 नाम हैं, इनको आपने याद रख लेना है कि ये 5 नाम पूछे जाते हैं बेसिकली इंटरव्यूज़ में। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये आपकी जो सूंघने की हिस्स होती है ये ख़त्म कर देती है उसको। जो आप में स्मेल आती है कि बैड टेस्ट है, गुड टेस्ट है, ये फ्रेगरेंस जो सी होती है हमारी, उसकी सेंस ख़त्म कर देती है। और ये एयर से हैवियर होती है, डेंसर होती है। इसीलिए जब भी H2S किसी प्लांट एरिया पे होता है, प्लांट एरिया पे पता लग जाए कि H2S अकर हो गई है, तो उनको कहते हैं कि आप फर्दर अपवर्ड मूव करें, कि आपने किसी हाइट वाली पोजीशन पर जाना बजाय कि नीचे वाली पोजीशन पे, क्योंकि H2S हमेशा ग्राउंड नीचे वाली जगह पे कंसाइड करती है हैवियर देन एयर होने की वजह से। और 34 ग्राम पर मोल इसकी डेंसिटी होती है। H2O की एयर मालिक्यूल्स की मास की 29.32 ग्राम पर मोल डेंसिटी होती है। इट इज़ लाइंग एरिया डेंजरस गोज डाउन। मसलन जो पहले बात मैंने आपको बता दी है कि नॉर्मली ये डेंसर देन एयर होने की वजह से ये नॉर्मली कंसाइड करती है बेसमेंट में, पिट्स में और कन्फाइंड स्पेसेस में।
पाइपलाइंस में, टनल्स में, इस तरह की स्पेसेस में मेनली H2S हमारी जो सी है वो कंसाइड करेगी। इसकी डेंसिटी 1.18 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसकी सॉलिबिलिटी जो सी है वाटर में ये सॉलेबल होके ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। ठीक है, और अब एक बंदा है, एक और ये जो प्रॉब्लम अकर होती है, एक बंदा जिसको H2S गैस की वजह से उसको सफोकेशन हो रही है, उसके इन्फ्लेमेशन होगी है, गले में चलेगी या सांस में चलेगी, प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे ये नॉर्मली देखने में को आता है कि लोग उसको पानी पिलाते हैं। कोई बंदा भी बीमार होता है, बेहोश होता है, उसको पानी पिलाते हैं, तो ये उसके लिए और ख़तरनाक है उस बंदे के लिए। उसको अगर H2S अगर सूंघ ली है उसने, तो अगर उसकी लंग्स में H2S है तो उसको अगर वाटर उसको इंजेक्ट किया जाए, वाटर उसको पिलाया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और वो बंदा वैसे ही उसी वक्त एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ख्याल रखना है कि कोई अगर जिस जगह पता लग जाए भाई यहाँ H2S थी और वहाँ कोई अनकॉन्शियस हो गया, बंदा बीमार हो गया, बेहोश हो गया, तो उसको हमने वाटर नहीं पिलाना। ठीक है, और इसको इसके लिए लिमिट्स यूज़ होती हैं, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट्स और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। ठीक है, और लोअर फ्लेमेबल लिमिट और अपर फ्लेमेबल लिमिट होती हैं। ठीक है, H2S की लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट जो सी होती है 4.3 ppm। ये मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे कहीं 2-3 जगह, उन्होंने मुझे ये पूछा था कि आपने लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट H2S की और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट H2S की बता दें। आपने कहीं भी इंटरव्यू देने होंगे, दुबई शटडाउन के लिए या कहीं भी एजेंसियों में इंटरव्यू देने को, H2S का ज़रूर पूछते हैं आपसे कि इसकी लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट क्या है और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। अब लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट होती क्या है वो, और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट क्या होती है, इसके बारे में बताता हूँ। जो लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट होता है ना, उस पर मतलब कि आग लगने के चांसेस, बर्न करने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट पे H2S की अगर अपर एक्सप्लोसिव लिमिट अगर कर रही है तो चांस ज़्यादा है कि उस जगह पर आग लगने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेनी है। 4.3 और अपर की रेंज है 44 से 46 के दरमियान। ठीक है, और कुछ जोन में डिवाइड कर देते हैं कि H2S के लिहाज से कि जोन 0 है जिसमें कंटिन्यूसली फ्लेमेबल है, और जोन 1 है जिसमें हो भी सकती है फ्लेमेबल लिमिट, आग लग सकती है और नहीं भी लग सकती है। ठीक है, जोन 2 ऐसा एरिया होता है जो कंटिन्यूसली सेव होता है। ये डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जोन के लिहाज से डिवाइड कर देते हैं कि H2S की लिमिट के लिहाज से। ठीक है, अब एक्सपोजर लिमिट क्या होती है? The maximum concentration of airborne substances refers over a period of time in which an employee can be exposed by inhalation। और जो वो पीरियड ऑफ टाइम जो ज़्यादा कंसनट्रेशन थी H2S की या कोई एयरबोर्न सब्सटेंसेस था जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में एम्प्लॉई को वो जो सी है एयरबोर्न सब्सटेंस की इन्हेलेशन हुई है, मैक्सिमम कंसनट्रेशन अकर हुई है, जिसमें एक्सपोज हुआ है, इन्हेलेशन हुई है, उसे कहते हैं एक्सपोजर लिमिट कहते हैं। ठीक है, उसे एक एक्सपोजर लिमिट कहते हैं। इसके बाद एक्सपोजर लिमिट के डिफरेंट नेम होते हैं। अगर तो वो ऑक्यूपेशनल वर्क में हो रही हो तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट उसे कहते हैं। अगर वर्क प्लेस पे हो रही हो तो वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट कहते हैं। अगर तो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में हो रही हो तो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट एक्सपोजर लिमिट कहते हैं। और रिकमेंडेशन एक्सपोजर लिमिट क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड की और H2S की, तो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या है, इंडिकेटिव वैल्यू, ये सारी आपको वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट क्या है, मैक्सिमम जो कोई भी एम्प्लॉय जो सा है वो बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, परमिसिबल लिमिट क्या है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट क्या है। ठीक है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट इज सीलिंग लिमिट फॉर मेंटेनेंस वर्क ओनली अलाउड टू डू वर्क 50 ppm फॉर 15 मिनट्स। इस अगर 15 ppm हमारे पास वैल्यू हो H2S की तो 15 मिनट तक ये कोई भी नॉर्मल पर्सन वर्कर जो है उसको वो बर्दाश्त कर सकता है। इफ़ इट एक्सीड, अगर इससे बढ़ जाती है, दैन मेंटेनेंस वर्क शुड बी लीव द एरिया, तो उसे क्या करना चाहिए, वो एरिया को लीव कर देना चाहिए फ़ौरन तौर पे। और इन केस ऑफ एमरजेंसी रेस्क्यू टीम विल कम टू रेस्क्यू पर्सन, बी ए ट्रॉली, बी ए पर्सन कम टू द वर्क। मतलब अगर एमरजेंसी अगर हो जाती है
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रेस्क्यू टीम को कॉल करनी चाहिए जो कि ब्रीथिंग अपरेटस लेके आएगा। वो ब्रीथिंग अपरेटस पर्सन को प्रोवाइड करेगा, उसको सिक्योर करेगा, एरिया को इवैक्यूएट करेगा और एरिया